नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए अंक के साथ। आज आपको बताएंगे दवा के विकास में मददगार साबित होने वाली एक नई खोज के बारे में और साथ ही समझेंगे बेंगलुरु स्थित बेलंदूर झील में बनने वाले झागों के कारणों को। विज्ञान जगत की खबरों के साथ साथ याद करेंगे इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने की जी युग्मित प्रोटीन के संचार की खोज, विभिन्न दवाओं के विकास में मिलेगी मदद। बेंगलुरु स्थित बेलंदूर झील में क्यों बार बार बनता है झाग, आईआईएससी के वैज्ञानिकों ने शोध द्वारा लगाया कारणों का पता। देश और दुनिया में विज्ञान जगत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण गतिविधियां साइंस एक्सप्रेस में, और ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस, जानेंगे महत्वपूर्ण दिनों से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियों के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके जी युग्मित प्रोटीन के संचार की खोज की है। इस शोध द्वारा दवाओं के दुष्प्रभाव को कम करके विभिन्न बीमारियों के लिए नई दवाओं के विकास में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही हमारे शरीर की सेलुलर सिग्नलिंग के फंडामेंटल मैकेनिज्म को भी समझना आसान हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए पेश है ज्ञान विज्ञान की ये खास रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में कार्यरत प्रोफेसर अरुण शुक्ला और उनकी शोधकर्ताओं की टीम ने एक नए मैकेनिज्म की खोज की है जो दवा के एक महत्वपूर्ण वर्ग को नियंत्रित करता है। इसे जी युग्मित प्रोटीन रिसेप्टर के रूप में जाना जाता है। रिसेप्टर्स का एक विशेष वर्ग यानी कि जी युग्मित प्रोटीन रिसेप्टर हृदय की गतिविधि, रक्तचाप, मानसिक विकार और हमारे व्यवहार को विनियमित करने में सहायक होता है। कई बीमारियों की दवाएं जैसे कि अवसाद, दिल की विफलता, कैंसर और उच्च रक्तचाप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं इन रिसेप्टर प्रोटीन को संशोधित करके काम करती हैं। अभी जो लगभग आधी दवाएं जो मिलती हैं बाज़ार में बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ के लिए, उसमें से लगभग आधी दवाएं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती हैं। और हमारी लैब में ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को समझने के लिए रिसर्च हो रही है। ये रिसेप्टर्स कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इसको हम समझ सकते हैं और कैसे इसके बेसिस पे हम और भी अच्छी दवाएं बना सकते हैं। दरअसल हमारे शरीर में कोशिकाएं एक झिल्ली से घिरी होती हैं जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन अणुओं को आश्रय देती हैं। इन्हें ही रिसेप्टर के रूप में जाना जाता है। ये रिसेप्टर्स हमारे शरीर के लिए विभिन्न रासायनिक और हार्मोन को महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वहीं जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स यानी कि GPCR के कार्य को हमारे शरीर में प्रोटीन के एक अन्य फैमिली द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे अरेस्टिन कहा जाता है। ये GPCR से जुड़ते हैं और उनके कार्य और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने अत्याधुनिक तकनीक क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि क्रायो EM का उपयोग करके GPCR और अरेस्टिन की क्रॉस टॉक को बहुत विस्तार से देखा। इसने टीम को एक नए मैकेनिज्म की खोज करने की अनुमति दी है जो हमारे शरीर में GPCR के कार्य को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। अभी तक हमारे फील्ड में, इस रिसर्च फील्ड में ये क्लियर नहीं था, ये पता नहीं था कि बीटा अरेस्टिन्स GPCRs को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे उनको सिग्नलिंग के लिए प्रोपेगेट करते हैं। अभी हम लोगों ने एक एटॉमिक रेजोल्यूशन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया है बीटा अरेस्टिन प्रोटीन्स का, और ये स्ट्रक्चर्स हमने क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नाम के मेथड को यूज़ करते हुए किया है, जिससे हमें पता चला है कि बीटा अरेस्टिन्स ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स से कैसे बाइंड करते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स बीटा अरेस्टिन्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं, और इस मैकेनिज़्म के बेसिस पे इसको यूज़ करते हुए हमारी ये उम्मीद है कि आगे चल के हम बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ हैं उसके ऊपर हम कुछ और भी अच्छी तरह की दवाएं बना पाएंगे। इस खोज से शरीर में सेलुलर सिग्नलिंग के मूलभूत मैकेनिज्म को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही विभिन्न बीमारियों के लिए उन्नत दवाओं की खोज की जा सकेगी। शोधकर्ता पशु मॉडल में अध्ययन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सहयोग से नई दवा की खोज की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
इस शोध को हाल ही में प्रतिष्ठित जर्नल मॉलिक्यूलर सेल में प्रकाशित किया गया है। बेंगलुरु स्थित बेलंदूर झील में पिछले कई वर्षों से बार बार झाग का बनना स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण तो है ही, वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय रहा है। झाग को रोकने के कई प्रयास और उपाय भी किए गए, लेकिन ये समस्या अभी भी बनी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लगातार 4 वर्षों तक बेलंदूर झील की निगरानी की और इसमें बनने वाले झाग के मुख्य कारणों का पता लगाया। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने बेंगलुरु स्थित बेलंदूर झील में बार बार उठने वाले झाग के कारणों का पता लगाया है। शोधकर्ताओं ने झाग के मुख्य 3 कारण बताए हैं, जिनमें से पहला है अनट्रीटेड यानी कि अनुपचारित सीवेज का झील में प्रवेश करना। चूंकि ये झील काफी बड़ी है, इसलिए सीवेज के प्रदूषित पानी को इसमें फैलने में 10 से 15 दिन लगते हैं। इस दौरान कार्बनिक पदार्थ का एक हिस्सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खराब हो जाता है और कीचड़ के रूप में झील की तली में बैठ जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे सीवेज के सर्फेक्टेंट विघटित नहीं होते और तली में जमा कीचड़ से मिलकर और गाढ़े हो जाते हैं। इस शोध के मुख्य शोधकर्ता HN चाणक्य इसकी तुलना पानी से भरी बाल्टी में डिटर्जेंट के भरे हुए स्कूप को डालने से करते हैं। वे कहते हैं ऐसा करने पर सही परिस्थिति आने पर बाल्टी में झाग निश्चित ही उठेगा। झाग बनने का दूसरा बड़ा कारण भारी वर्षा को बताया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि पानी का तेज प्रवाह सर्फेक्टेंट से भरे कीचड़ को मथने का काम करता है। ये सर्फेक्टेंट को झील की तली में जमा कीचड़ से अलग कर पानी में वापस लाकर झाग बनने के लिए तैयार कर देता है। झील की गहराई में झाग की मात्रा कम होती है क्योंकि वहाँ बुलबुले नहीं होते, लेकिन बारिश के कारण जैसे जैसे झील का जल स्तर बढ़ता है, सर्फेक्टेंट की बढ़ती सांद्रता वाला अतिरिक्त पानी झील में 25 फीट की गहराई तक फैल जाता है, जिसमें हवा के बुलबुले फंस जाते हैं और झाग में बदल जाते हैं। इन 2 कारणों के अलावा शोधकर्ताओं का दावा है कि सस्पेंडेड पार्टिकल में मौजूद कुछ बैक्टीरिया भी झाग बनने का कारण हो सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को कुछ प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाएगा। झाग निर्माण का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने झील से पानी के नमूने एकत्र किए, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण किया और वर्ष के अलग अलग समय में सर्फेक्टेंट की रासायनिक संरचना में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए एक लैब मॉडल को फिर से बनाया। साइंस ऑफ टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित इस अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने सुझाया है कि झील में अनुपचारित सीवेज के प्रवेश को रोकना होगा, जिससे सर्फेक्टेंट और कीचड़ के निर्माण को रोका जा सके। साथ ही मॉनसून से पहले झील में जमा कीचड़ को हटाने के उपाय किए जाने चाहिए, ताकि झाग बनने की इस समस्या को खत्म किया जा सके। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर ज्ञान विज्ञान के सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। श्वसन के पैटर्न को पहचानने के लिए विकसित की गई एक नॉन इन्वेसिव विधि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लेक्स रोग जैसी विभिन्न गैस्ट्रिक विकारों के निदान और वर्गीकरण में मदद कर सकती है। वर्तमान में पेप्टिक अल्सर एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय समस्या है, जिस पर पूरी दुनिया में विशेष ध्यान दिया गया है। इस बीमारी के लिए हेलिकोबैक्टर जीवाणु संक्रमण को सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक माना जाता है। पारंपरिक पीड़ादायक और इन्वेसिव एंडोस्कोपी प्रक्रिया पेप्टिक अल्सर की शुरुआती पहचान के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कोलकाता स्थित SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के प्रोफेसर मानिक प्रधान और उनकी शोध टीम ने एक पैटर्न मान्यता आधारित क्लस्टरिंग का उपयोग किया है, जो स्वस्थ लोगों के साथ साथ पेप्टिक अल्सर और अन्य गैस्ट्रिक समस्याओं के श्वसन को चुनिंदा रूप से अलग कर सकता है। शोधकर्ताओं की टीम ने मशीन लर्निंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है, ताकि सांस के विश्लेषण से उत्पन्न जटिल ब्रीथोमिक्स डेटा से सही जानकारी निकाली जा सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित अनेक प्रौद्योगिकियां प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, उनके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के माध्यम से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयार हो रही हैं। इनमें से कई तकनीकों का उपयोग पायलट मानकों पर किया जा रहा है। विभाग का प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण प्रभाग सामग्री, उपकरणों और प्रक्रियाओं सहित प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है।
इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के प्रोफेसर अनिरुद्ध बी पंडित ने ICT पॉली ऊर्जा नाम की एक प्रक्रिया विकसित की है जो विभिन्न प्रकार के पॉली ओलेफिनिक प्लास्टिक कचरे के कैटालिटिक थर्मो लिक्विफैक्शन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पेटेंटेड CU एट टाइटेनियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग करती है और 30 मिनट में HC ऑयल 300 C में परिवर्तित कर देती है। इसमें भाप और शक्ति उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जा सकता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। बारह जून 1990 को इनसैट 1D इनसैट श्रृंखला की पहली पीढ़ी के चौथे और आखिरी मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसमें टेलीफोन और डेटा संचार के लिए 12 C बैंड ट्रांसपॉन्डर और सीधे प्रसारण सेवा के लिए 2 S बैंड ट्रांसपॉन्डर स्थापित किए गए थे। 83.1 डिग्री पूर्व से ऊपर स्थित इनसैट 1D ने 1983 में प्रक्षेपित किए गए इनसैट 1B को प्रतिस्थापित किया। 14 जून 1868 को ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने मानव रक्त को समूहों में वर्गीकृत किया। 1901 में उन्होंने एबियो ब्लड ग्रुप की खोज के बारे में पेपर प्रकाशित किया, जिसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक नियमित चिकित्सा पद्धति बना दिया। लैंडस्टेनर का दावा था कि रक्त समूह वंशानुगत होते हैं। अपनी इस बहुमूल्य खोज के लिए उन्हें 1930 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 15 जून 1752 को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रसिद्ध पतंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसने लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया। एक दिन तूफान आया हुआ था और फ्रैंकलिन पतंग उड़ाने के लिए मैदान में चले गए। वहां रेशम के धागे के जरिए बिजली चाबी तक पहुंच गई और वे इससे लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के संबंध को प्रदर्शित कर सके। 16 जून 1963 को सोवियत कॉस्मोनॉट वैलेंटीना टेरेशकोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। अंतरिक्ष यान वोस्तोक 6 पर सवार एकल मिशन पर उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। उन्होंने अंतरिक्ष में 70 घंटे से भी ज्यादा समय तक रहकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।